हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को राजनीतिक दल के उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा और राजनीतिक दलों के निर्माण के आधार, राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्वों से अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को राजनीतिक दल के कार्य और प्रकार के बारे में बताऊंगा। राजनीतिक दलों के कौन कौन से कार्य होते हैं और राजनीतिक दल के प्रकार कौन कौन से हैं। यह मेरा राजनीतिक दल से संबंधित पार्ट 2 होगा। तो आइए चलते हैं राजनीतिक दल के कार्य की तरफ। राजनीतिक दलों के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, राजनीतिक दल का तो निर्माण हो जाता है। राजनीतिक दल का निर्माण के बाद राजनीतिक दल के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके कुछ कार्य होते हैं जिसको वो संपादित करते हैं, उसको वो संचालित करते हैं विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न माध्यम के द्वारा वो संचालित करते हैं। तो पहला इसका कार्य होता है राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, लोगों में राष्ट्रीय चेतना या राजनीतिक चेतना का समावेश करना, राजनीतिक चेतना जागृत करना। क्योंकि जब तक राजनीतिक चेतना लोगों में जागृत नहीं होती है तब तक लोग राज्य और राष्ट्र के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जैसा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य ही होता है राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना, लोगों को अपने राष्ट्र के बारे में बताना कि हमारे राष्ट्र में हो क्या रहा है, राष्ट्र में कैसा होना चाहिए और क्या क्यों हो रहा है, कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा है, और राष्ट्र में या देश में किसकी सरकार है, सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उनसे हमें हानियां है या लाभ हैं। यानी कि राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। यही कारण था कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यह राष्ट्रीय चेतना जागृत करते करते फिर हमारे भारत में अनेक हमारे भारतीय आंदोलन में पूरा जनता सम्मिलित हो जाती है। पूरी जनता तन मन धन के साथ भारत को आजाद कराने के लिए प्रयास करती रहती है। जैसा कि विशाल आंदोलन चलता है, महात्मा गांधी विशाल आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में अंतिम आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। यह अंतिम आंदोलन महात्मा गांधी का होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले यह आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाता है। तो लोगों के बीच लोगों की राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, जिससे कि जन जागरूकता आती है। लोगों के बीच लोगों के अंदर देशभक्ति का संचार होता है, वो अपने देश प्रेम का संचार होता है। वह देश के बारे में सोचने लगते हैं और देश के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अपने देश के लिए तैयार होते हैं, राष्ट्र के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि एक आम किसान है, वो किसानों की जो दूर दराज का किसान है, इंटीरियर क्षेत्र का जो व्यक्ति है या मजदूर है या किसान है या निम्न वर्गीय लोग हैं, वह केवल अपनी रोजी रोटी में व्यस्त रहते हैं। यदि उनको हम न बताएं, राजनीतिक गतिविधियों से अवगत न कराएं तो उनको जानकारी नहीं हो पाती है। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, उनको केवल रोजी रोटी से मतलब होता है। जैसा कि नेहरू जी ने कहा था, भूखे व्यक्ति के लिए मतों का कोई मूल्य नहीं होता है। जो भूखा व्यक्ति है उसको राज्य और समाज से कोई मतलब नहीं होता है, उसको केवल अपनी रोजी रोटी से मतलब होता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल होते हैं वह लोगों के बीच जाकर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करते हैं, राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं। राज्य के गतिविधियों के बारे में जनता को जागरूक करना। ये राजनीतिक दल जो विपक्ष के होते हैं वह सत्ता पक्ष के सभी राजनीतिक गतिविधियां जो होती है उसके बारे में जनता को जागरूक करते रहते हैं, जनता को समय समय पर बताते रहते हैं। कभी जनसभा करते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न साधनों के द्वारा जनता को अपने देश और राज्य के बारे में ये बताते रहते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे राज्य की स्थिति क्या है। शासन सत्ता को मर्यादित करना। यदि किसी पार्टी की सरकार है और कुछ विरोधी दल हैं, वह पार्टी जो होती है, जिसकी सरकार सत्ता पक्ष जो होती है, वह मनमाना कार्य करता है, वह मनमाना कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विरोधी दल होते हैं यह अंकुश का काम करते हैं, यह उनके कार्यों को मर्यादित करते हैं।
रोकते हैं, नीतियों की आलोचना करते हैं और नीतियों के पक्ष में, नीतियों की आलोचना के पक्ष में वो जन समर्थन जुटाते हैं। तो इस तरह से वो शासन के कार्यों को मर्यादित करते हैं, क्योंकि विरोधी दल नहीं होता है तो फिर दल क्या हो जाता है, शासन पक्ष क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। यदि इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी दल का होना आवश्यक होता है। यदि विरोधी दल नहीं है तो समझ लीजिए कि एक दलीय शासन व्यवस्था है, जैसे सोवियत संघ रूस में और ये चीन में इत्यादि जैसे देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था है, एक दलों का वर्चस्व है, दूसरा विरोधी दल नहीं है। वह दल अपना मनमानी नीतियां बनाती रहती है, मनमाना कार्य करती रहती है। कोई ऐसा दल नहीं होता है कि जो उस पर अंकुश रख सके। लेकिन हमारे भारतीय राजनीति में चूंकि बहुदलीय शासन व्यवस्था है, इसलिए जिसकी सरकार होती है उसके विरोधी जिसकी सरकार होती है और जो विरोधी दल होते हैं वो विरोधी दल मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और सरकार यदि गलत कार्य करती है तो गलत नीतियों का आलोचना करती है और शासन सत्ता को मर्यादित रखती है। निर्वाचन में भाग लेना, राजनीतिक दलों का गठन ही निर्वाचन के लिए होता है, चुनाव लड़ने के लिए होता है, सत्ता प्राप्त के लिए होता है और ये राजनीतिक दल समय समय पर निर्वाचन में भाग लेते रहते हैं और निर्वाचन में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, मत जुटाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि उनके दलों के पक्ष में, उनके राजनीतिक दल के पक्ष में अधिक से अधिक वोट पड़े। सरकार का गठन, राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के बाद जिसका विधानसभा में या लोकसभा में बहुमत होता है, यानी कि जो पार्टी बहुमत में होती है उस पार्टी की सरकार बनती है, जिस पार्टी की बहुमत होती है उस पार्टी की सरकार बनती है। तो ये सरकार का गठन करते हैं। सरकार का गठन करने के पश्चात यह अपने मुख्यमंत्री या मुखिया को चुनते हैं, जैसे कि पीएम या सीएम का चुनाव होता है, ये राजनीतिक दलों के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों को रखा जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे मंत्रिपरिषद करते हैं। मंत्रिपरिषद में अपने दल के सदस्यों को यह रखते हैं जो योग्य होते हैं, उन योग्य लोगों को मंत्रिपरिषद में यह रखते हैं। तो इस तरह से सरकार का गठन करते हैं। सरकार का गठन करने के बाद ये शासन करते हैं, यह शासन करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सरकार का गठन करने के पश्चात शासन करना। यह शासन करते हैं यानी कि नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और नीतियों और योजनाओं को लागू करते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य होता है। क्योंकि राजनीतिक दल जब बहुमत में होता है तो सरकार बनती है, जब बहुमत में होता है तो सरकार का निर्माण करती है। और ये सरकार का निर्माण जो होता है किससे होता है? व्यवस्थापिका से होता है। तो राजनीतिक दलों का यह कार्य होता है या सरकार का यह कार्य होता है कि व्यवस्थापिका और सरकार के बीच यह समन्वय स्थापित करे। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना। क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि व्यवस्थापिका का चुनाव होता है, कार्यपालिका का चुनाव नहीं होता है। कार्यपालिका का यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री या मंत्रियों के लिए चुनाव अलग से नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? लोकसभा का होता है। चुनाव किसका होता है? विधानसभा का होता है। तो जो लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। तो वह सरकार का गठन करता है। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह कार्यपालिका किसके, सरकार का मतलब कार्यपालिका, यह कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इनका यह कार्य होता है कि यह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करें, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में भी सामंजस्य स्थापित करें और व्यवस्थापिका के सदस्यों में सहयोग और समन्वय स्थापित करें। क्योंकि सारे दल तो सरकार में होंगे, सारे व्यक्ति सरकार में होंगे नहीं, दल के जितने भी सदस्य होते हैं सब सरकार में होंगे नहीं। सरकार का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा होता है, जैसे कि 70-80 लोग मिलकर सरकार का कार्यपालिका का गठन करते हैं। यानी कि एक प्रधानमंत्री होता है, फिर उसका मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? 15% होती है, जितने लोकसभा की 15% होती है। तो वह 60-70 मंत्रियों को रखता है, विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है। बाकी जो सदस्य होते हैं जिनको मंत्री पद प्राप्त नहीं होता है उनको भी वह संतुष्ट करते रहते हैं। उनके सदस्यों के बीच भी, विभिन्न सदस्यों के बीच यह सामंजस्य स्थापित करते रहते हैं, संतुलन स्थापित करते रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना राजनीतिक दलों का कार्य। चूंकि राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करता है
और सरकार का कार्य होता है कि समय समय पर वह कर्मचारियों की नियुक्ति करे। हम देखते हैं कि शासन के द्वारा समय समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जो जिस राजनीतिक दल के द्वारा सरकार बनाई जाती है वह सरकार समय समय पर अधियाचन मांगता है, विभिन्न विभागों से अधियाचन मांगता है। अधियाचन मांगने के पश्चात वह नई भर्ती करता है। तो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, जनता को अपनी मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं और जनता को चुनाव के बारे में बताते हैं, मतदान के बारे में बताते हैं। यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये जनता को राजनीतिक शिक्षा देते रहते हैं कि राजनीति में भागीदारी कैसे की जाती है, नेतृत्व कैसे किया जाता है और राजनीतिक दलों का गठन कैसे किया जाता है, राजनीतिक दलों में विभिन्न गतिविधियां कैसे संपादित की जाती हैं, हम चुनाव कैसे लड़ते हैं, देश की शासन व्यवस्था की जानकारी कैसे हम रखते हैं, राज्य की शासन व्यवस्था के या स्थानीय स्तर पे विभिन्न समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते रहते हैं, ताकि जनता मतदान के लिए तैयार होती है, विचार विमर्श के लिए तैयार होती है, वह चिंतन मनन के लिए तैयार होती है, वह समझ के लिए तैयार होती है, वह समझने लगती है कि कौन सा दल अच्छा है, कौन सा दल बुरा है। तो इस तरह से ये जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ ये जनमत का निर्माण करते हैं, यह जनमत का निर्माण करते हैं, पब्लिक ओपिनियन। जैसे जनमत जिसके पक्ष में होता है, जनमत क्या होता है, लोगों का मत होता है, लोगों का समर्थन होता है। जिस पार्टी के पक्ष में लोगों का समर्थन होता है उस लोग उसी पार्टी को चुनावों के समय मतदान करते हैं। कभी कभी बहुमत मिल जाता है, या फिर जनमत किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, जनमत बटा हुआ होता है, तो उस समय हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और गठबंधन सरकारों का अस्तित्व होता है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर लोगों के बीच, जनता के बीच प्रचार प्रसार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, विज्ञापनों के जैसे कि विज्ञापन किया जाता है टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से वगैरह वगैरह विभिन्न साधन, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा वह प्रचार प्रसार करते हैं कि वह कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जितने अच्छा कार्य करते हैं जनता उतनी ही उनके पक्ष में होती है। इस तरह से यह जनमत का निर्माण करते हैं। इसके साथ राजनीतिक दल समय समय पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और उत्थान के लिए कार्य करते हैं। यानी कि सामाजिक सुधार का काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, सांस्कृतिक उत्थान का कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। यह समाज में विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य करते हैं। विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। हम देखते हैं समय समय पर जहां भी प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है या सोशल प्रोग्राम होता है, वहां भी राजनीतिक दलों के सदस्य हिस्सा लेते हैं और इसके अलावा समाज में जितनी भी बुराइयां होती हैं उस बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दलों के ये विभिन्न कार्यों को मैंने आपको बताया। संरचना, राजनीतिक दलों की संरचनाएं, राजनीतिक दलों की संरचनाओं के बारे में मॉरिस डुवर्जर के द्वारा, मॉरिस डुवर्जर के द्वारा बहुत अच्छा वर्गीकरण किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसे होती हैं। जैसे प्रत्येक दल की अपनी संरचना होती है, तो उन संरचनाओं को मॉरिस डुवर्जर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में उल्लेख किया है। राजनीतिक दलों की संरचनाएं, इसने राजनीतिक दलों की संरचनाओं को 4 भागों में विभक्त किया है। जैसे पहला है काकस या समिति। मॉरिस डुवर्जर ने पहली श्रेणी क्या बताई, काकस या समिति। यह काकस और समिति, प्रत्येक राजनीतिक दलों की अपनी समितियां होती हैं और ये जो समिति होती है या कमेटी होती है इसकी संख्या कम होती है, न्यून संख्या में ये होते हैं। यह चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, विभिन्न दलों की अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति होती है, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति होती है, ये चुनाव के समय सक्रिय रहती हैं, बाकी समय में यह निष्क्रिय रहती हैं।
और इस समिति में या काकस में जो लोग होते हैं वह फेमस लोग होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, कुशल व्यक्ति होते हैं और जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यही केंद्रीय समिति में होते हैं। जैसे मारिन बुएजर ने फ्रांस की रेडिकल पार्टी का उदाहरण दिया है और ब्रिटिश की लेबर पार्टी का उदाहरण दिया है। जैसे कि फ्रांस में है, फ्रांस की रेडिकल पार्टी है, रेडिकल पार्टी की अपनी काकस है, रेडिकल पार्टी की अपनी काकस है। और बहुत दिनों तक ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की अपनी समिति होती थी, लेबर पार्टी की अपनी समिति होती थी, यानी कि उदार दल, मजदूर दल की भी अपनी पार्टी होती थी। तो इस तरह से काकस होती। पहला क्या आता है? काकस, जो केंद्रीय स्तर पे होती है, जिसमें कुछ कम सदस्य होते हैं। दूसरी है शाखा। शाखा क्या होती है? जिसको हम ब्रांच कहते हैं। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी शाखाएं होती हैं और यह शाखाएं जो होती हैं यह सदस्यों का विस्तार करती है। यह शाखाएं हमेशा सक्रिय रहती हैं। यह सदस्यों का विस्तार करते हैं, सदस्यों को अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हैं, अवगत कराते हैं। और इनकी जो केंद्रीकृत संरचनाएं होती हैं, केंद्रीकृत दल संरचनाएं होती हैं, भौगोलिक आधार पर यह संगठित रहती हैं। और क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्रीय आधार पर यह संगठित रहती हैं और जो भौगोलिक या क्षेत्रीय स्तरों से इस शाखा में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। विभिन्न शाखाओं में जो दलों की विभिन्न शाखा होती है उसमें प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। और इसमें भी सदस्य संख्या क्या होती है? सीमित होती है। मतलब बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन बहुत कम नहीं होती है, लेकिन सीमित होती है। इसमें क्षेत्रीय स्तर के सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, भौगोलिक स्तर पे सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, जातीय और धार्मिक स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सदस्यों को नियुक्त करके इस ब्रांच में उनको भेजा जाता है। तीसरा है कोष्ठक या सेल। यह जो कोष्ठक सेल होता है यह क्रांतिकारी पार्टियों का विचार होता है। यह जो सेल है यह इसका आविष्कार क्रांतिकारी पार्टियों के द्वारा किया गया है, क्रांतिकारी पार्टियों की द्वारा किया गया है। और यह शाखा की भांति नहीं होती है, यह शाखा की भांति नहीं होती हैं, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। यह शाखा की भांति नहीं होती हैं, यह स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। विभिन्न छोटे छोटे सेल होते हैं स्थानीय स्तर पर, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं स्थानीय स्तर पे। यह स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। यह बहुत ही सक्रिय रहती है। यह क्या होती है? बहुत ही सक्रिय रहती हैं और सक्रिय रहकर लोगों को अपने दलों में भर्ती करती रहती हैं। और राजनीतिक दलों में इनका बहुत महत्व होता है। ये छोटे स्तर पे होते हैं, कोष्ठक जो होते हैं, सेल जो होते हैं, छोटे स्तर पे होते हैं। इनका राजनीतिक दलों में बहुत ही महत्व होता है। जैसे कि सोवियत संघ रूस में 1917 में जब लेनिनवादी पार्टी थी, रूस में 1917 में जब लेनिनवादी पार्टी की सरकार थी, तो इस प्रकार के सेल देखे जाते हैं, या स्थानीय स्तर पे कार्य करते हैं। तो हम देख सकते हैं अपने देश में भी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी देख सकते हैं कि हर राजनीतिक दलों के छोटे छोटे सेल हैं जो स्थानीय स्तर पे कार्य करती हैं और वह स्थानीय शासन पर नजर रखती हैं, स्थानीय राजनीति में नजर रखती हैं और उस स्थानीय स्तर की समस्याओं को अपने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को सूचना देती हैं या प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को सूचना देती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर पे जो छोटी छोटी सेल होते हैं, छोटी छोटी यह कोष्ठक होते हैं, यह कोष्ठक या यह सेल सभी सूचनाओं को अपने ऊपर के पदाधिकारियों को, उच्च पदाधिकारियों को वह प्रेषित करते रहते हैं। नेक्स्ट है मिलिशिया। यह जो मिलिशिया होती है यह भी क्रांतिकारी दलों के द्वारा अपनाया जाता है। यह जो मिलिशिया होती है यह भी क्रांतिकारी दलों के द्वारा अपनाया जाता है। यह मिलिशिया यानी कि यह बहुत ही क्रांतिकारी संगठन होता है। क्रांतिकारी या उग्र इसको हम कह सकते हैं। इसका रूप बहुत उग्र हो सकता है। यह भी छोटे छोटे स्तरों पे कार्य करती है मिलिशिया, जैसे कि मिलिट्री से बना है, यानी कि मिलिट्री का मतलब सेना होता है। तो यह भी दलों की अपनी सेना होती है जो दल की नीतियों को आगे बढ़ाती है, बहुत उग्रता के साथ आगे बढ़ाती है। जैसे कि हिटलर के नाजीवादी पार्टी को ले सकते हैं और मुसोलिनी
मुसोलिनी के फांसीवादी दल को ले सकते हैं, फांसीवादी दल को ले सकते हैं, मुसोलिनी के फांसीवादी दल को ले सकते हैं। तो हिटलर, मुसोलिनी, ये इनकी जो सेना होती है, इनके जो दल के सदस्य होते हैं, वो फासिस्ट मिलिशिया कहा जाता था। यह नागरिकों का संगठन होता है, यह नागरिकों का संगठन होता है, और नागरिक अपने पार्टी के प्रति भक्ति का भाव रखते हैं, समर्पित होते हैं। नागरिक अपने पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं और पार्टी के विरुद्ध जो भी कुछ होता है उसका दमन कर देते हैं, यानी कि उसको निर्ममता पूर्वक उसका दमन कर दिया जाता है। जैसे कि हिटलर ने अपने करीब लाखों यहूदियों को मरवा दिया, जो उसके पार्टी के विरोधी थे, जो पार्टी के नीतियों का समर्थन नहीं करते थे। लाखों यहूदियों की हत्या कर दी हिटलर ने। इसी तरह से सद्दाम हुसैन को ले सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने भी वहां के लाखों नागरिकों को मार दिया जो उसके सरकार की आलोचना करते थे। चीन में ले सकते हैं साम्यवादी दल। साम्यवादी दल भी चीन में क्या है, वह एक निरंकुश संगठन है। साम्यवादी दल की नीतियों का जो आलोचना करता है, सरकार उसका दमन कर देती है। तो छोटे छोटे स्तर पे मिलिशिया होती है जो नागरिकों का संगठन होता है, और ये पार्टी के लिए कार्य करते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियां जो भी व्यक्ति करता है उसकी यह हत्या तक कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको मारिस डुवर्जर का यह संरचनात्मक वर्गीकरण को बताया। अब हम आते हैं राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। जेम्स जप ने 7 भागों में दलों को बांटा है। पहला है अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था। यह जो अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था होती है, इसमें जो दोनों दल होते हैं, यानी कि ए और बी, 2 दल हैं, ए और बी 2 दल हैं, तो दोनों की नीतियां होती हैं समान होती हैं, और दोनों के सैद्धांतिक विचारधारा में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों की नीतियां समान होती हैं, दोनों जनहित के लिए कार्य करते हैं, जो दोनों राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम अमेरिका की पार्टी को देख सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें नीतियों में समानता है, नीतियों और सिद्धांतों में समानताएं हैं, विचारधारा में समानता है। यह सरकार के लिए संघर्षशील रहती है, केवल सरकार गठन करने के लिए यह सक्रिय रहती है, यह पार्टियां सक्रिय रहती हैं। तो जेम्स जप जो है इसको अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं क्योंकि दोनों दलों के बीच नीतियां स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, अंतर नहीं हो पाता है, नीतियों में अंतर नहीं हो पाता है, नीतियां करीब करीब समान रहती है। दूसरा है अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था। इसमें जो ए और बी की जो नीतियां होती हैं, दोनों की नीतियों में अंतर होता है। ए और बी के नीतियों में क्या होता है, अंतर होता है। ए कुछ अलग विचारधारा की होती है, बी कुछ अलग विचारधारा की होती है, उनके नीतियों में अंतर होता है, उनके कार्यक्रमों में अंतर होता है। और ऐसी पार्टी मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है ऐसी पार्टी। जैसे हम ब्रिटेन को ले सकते हैं, आयरलैंड को ले सकते हैं, इत्यादि देशों को ले सकते हैं। ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, आदि जो देश हैं, इन देशों में जेम्स जप अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था का उदाहरण देते हैं इन देशों को, क्योंकि इनकी नीतियां क्या अस्पष्ट होती हैं, इनकी नीतियां अलग होती हैं और दूसरी पार्टी की नीतियां अलग होती हैं। जैसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी जो होती है वह मजदूरों की पोषक होती है, निम्न वर्गों की पोषक होती है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है यह पूंजीपतियों, सामंतों और वगैरह अनेक अमीरों की पोषक होती है। तो उनकी नीतियों और सिद्धांतों में अंतर पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि सारे पार्टियों की विचारधारा करीब करीब एक ही है। ब्रिटेन में हम ले सकते हैं, अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है वह लेबर पार्टी के नीतियों को भी अपनाती है, क्योंकि बिना निम्न वर्ग को, मध्य वर्ग को सम्मिलित किए सरकार का गठन नहीं हो सकता है, चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए वो सारी पार्टियां जो होती हैं वह उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक जितने भी नागरिक होते हैं सबको अपने दल का सदस्य बनाती है, सबके कल्याण के लिए बातें करती हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था। जेम्स जब बहुदलीय शासन व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि बहुदलीय शासन व्यवस्था में अनेक दल होते हैं
और सभी दलों का वर्चस्व होता है। सभी दल, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जैसे भारत में हम देख सकते हैं कि सभी दल मिलकर सरकार बनाते हैं। स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी सभी दलों को समान महत्व दिया जाता है, वहां पर विरोधी दल नहीं होता है। स्विट्जरलैंड में विरोधी दल अस्तित्व नहीं होता है, सारे दल मिलकर कार्य करते हैं। जैसे बहुदलीय व्यवस्था में देखने को कहां मिलती है, जैसे वीमर गणराज्य में देखने को मिलती है, फ्रांस में देखने को मिलती है, या बहुदलीय व्यवस्था कहां देखने को मिलती है, फ्रांस में देखने को मिल सकती है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल सकती है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, इंडिया में देखने को मिल सकती है, इत्यादि देशों में हम बहुदलीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं। इटली में देख सकते हैं, कांगो में देख सकते हैं। चौथा है वर्चस्ववादी दलीय व्यवस्था। यह जो वर्चस्ववादी दलीय व्यवस्था होती है, यह इसमें क्या होता है, एक ही दल होता है, एक ही दलों का वर्चस्व होता है। वर्चस्ववादी दलीय व्यवस्था में केवल एक ही दल का वर्चस्व होता है, एक ही दल प्रधान होता है और कोई दूसरा दल नहीं होता है। एक ही दल होता है, दूसरा दल नहीं होता है, उसी दल का वर्चस्व होता है और सभी लोग उसी दल के सदस्य होते हैं, उसी दल को वोटिंग करते हैं। यानी कि एक दल का वर्चस्व होता है, जैसे कि भारत, मैक्सिको, मलेशिया, कनाडा के देशों को देख सकते हैं। भारत में भी बहुत लंबे समय तक एक ही दलों का वर्चस्व रहा है। जैसे कि भारत में हम देख सकते हैं कि 1951-52 का जो चुनाव होता है, 51 से लेकर राज्यों में केंद्र में 1951 से लेकर 1989 तक केवल कांग्रेस का ही शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। बीच के उन 3 वर्षों को छोड़ दें, 1977 से 1980 यानी कि 3 सालों में, ये 3 साल को छोड़ दें तो 1951 से लेकर 1989 तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता है। लेकिन 1989 से कांग्रेस में फूट पड़ने लगती है और कांग्रेस से लोग निकलकर अलग अलग दल बनाने लगते हैं और 1989 के पश्चात 1990 से बहुदलीय सरकारों का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो शुरुआत में प्रारंभिक समय में केवल कांग्रेस ही रही, राज्यों में भी कांग्रेस रही, राज्यों में भी 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। लेकिन राज्यों में 1967 के पश्चात से कांग्रेस में फूट पड़ने लगती है और विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लगता है। अब आते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? एक दलीय व्यवस्था में एक दलीय जेम्स जप एक दलीय व्यवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। एक है उदार दलीय, दूसरा है संकीर्ण एक दलीय। उदार दलीय जो होता है वह सबके लिए कार्य करती है। यह लैटिन अमेरिका के देशों में देखने को मिलती है, लैटिन अमेरिका के देशों में देखने को मिलती है। संकीर्ण एक दलीय जो होता है वह संकीर्ण मानसिकता का पोषक होता है, वह सैनिक शक्ति से प्रेरित होती है। जैसे मिस्र में हम देख सकते हैं, मिस्र में बहुत लंबे समय तक तानाशाही का शासन था। इराक को ले सकते हैं, इराक में भी सद्दाम हुसैन का बहुत दिनों तक शासन था। यानी अल्जीरिया को ले सकते हैं, बर्मा को ले सकते हैं, अल्जीरिया को ले सकते हैं, हम बर्मा को ले सकते हैं जहां सैनिक शासन स्थापित होता है। पाकिस्तान को ले सकते हैं, इस श्रेणी में पाकिस्तान को भी समाहित कर सकते हैं संकीर्ण एक दलीय व्यवस्था में, जहां केवल एक ही दल का वर्चस्व होता है और वह और उसमें अधिकांशतः सैनिक तानाशाही हो जाती है। सर्वाधिकारवादी दल ऐसे दल होते हैं जिनको की सर्वाधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि सोवियत संघ रूस में साम्यवादी दल है, जर्मनी में नाजी दल था, इटली में फांसी दल था। इसी तरह से चीन को ले सकते हैं, क्यूबा को ले सकते हैं, वियतनाम को ले सकते हैं। इसमें केवल एक ही दल होता है, वही सर्वसेवा होता है, वही सरकार का निर्माण करता है, वही राजनीतिक दलों के सदस्यों की भर्ती करता है। गैर दलीय व्यवस्था के अंतर्गत उन देशों में दलीय व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उन देशों में दलीय व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। सारे लोग मिलकर वह विचारधाराओं का वहां पर अस्तित्व होता है, वो सारी विचारधाराएं मिलकर सरकार का गठन करती हैं। जैसे कि थाईलैंड को ले सकते हैं, इथोपिया को ले सकते हैं, अफगानिस्तान को ले सकते हैं, अफगानिस्तान को ले सकते हैं। अफगानिस्तान में भी कोई दल नहीं है, विचारधारा है। यह क्या है? विचारधारा। इसमें तालिबानी विचारधारा का शासन है, विचारधारा। इस समय तालिबानियों का शासन है। तो यहाँ पे कोई दल नहीं होता है, बल्कि लोग सहमति से सरकार बनाते हैं।
कुवैत ले सकते हैं, जॉर्डन को ले सकते हैं, सऊदी अरब को ले सकते हैं। यानी कि इसमें दलों को समाप्त कर दिया जाता है, दलों को समाप्त कर दिया जाता है और पूंजीपति आधार पर या आर्थिक आधार पर या किसी अन्य आधारों पर सरकार का निर्माण कर लिया जाता है। सरकार का गठन में दलों की बहुत भूमिका नहीं होती, विचारधारा की भूमिका होती है। इसको हम गैर दलीय शासन व्यवस्थाएं कहते हैं। सामान्य रूप से ला पालमबोरा एवं माइनर विनर ने दलों को 3 भागों में बांटा है। एक दलीय शासन व्यवस्था, एक दलीय, द्विदलीय, और बहुदलीय शासन व्यवस्था। ये सामान्य रूप से ये 3 ही दल मिलते हैं। कुछ देशों में 1 दल मिलते हैं, कुछ देशों में 2 दल मिलते हैं, कुछ देशों में बहुत अनेकों दल मिलते हैं। जो एक दलीय शासन व्यवस्था है वो कहां है? चीन में है। एक दलीय शासन व्यवस्था चीन में है, क्यूबा में है, रूस में है। एक दलीय शासन व्यवस्था, इन देशों में एक दलीय शासन व्यवस्थाएं हैं। तानाशाही देशों में है, हंगरी में है, स्पेन में है, पूर्वी जर्मनी, स्पेन में है, पूर्वी जर्मनी में थी। एक दल का शासन है। चीन, क्यूबा, रूस, हंगरी, स्पेन, पूर्वी जर्मनी में एक दल का शासन है। वहां पर एक ही दल का वर्चस्व होता है, एक ही दल की सरकार होती है, दूसरी दल की सरकार नहीं होती है। दूसरी दल का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। जैसे चीन में साम्यवादी दल से देख सकते हैं, रूस में हम साम्यवादी दल को देख सकते हैं। विभिन्न देशों और अनेक देशों के उदाहरण को ले सकते हैं जहां पर केवल एक ही दल का वर्चस्व होता है, दूसरा दल नहीं होता है। दूसरे दल को या तो समाप्त कर दिया जाता है या तो उसको अत्यधिक दबा दिया जाता है। दूसरा, द्विदलीय शासन व्यवस्था। द्विदलीय ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां पे 2 शासन में 2 ही दलों की मुख्य भूमिका होती है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इसमें 2 दलों की भूमिका होती है। बहुदलीय शासन व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें अनेक दलों की भूमिका होती है। इंडिया है, स्विट्जरलैंड है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी अनेकों दल हैं। पाकिस्तान है, फ्रांस है, इन विभिन्न इत्यादि देशों में बहुदलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। यानी कि सरकार निर्माण में अनेक दलों का योगदान होता है, एक दलों का वर्चस्व नहीं होता है। भारत में भी एक दल का वर्चस्व था लेकिन वर्तमान में समाप्त हो गया है और अब भारत में एक ही दल की सरकार नहीं बनती है बल्कि कई दलों को मिलाकर सरकार बनती है। जैसे कि यूपीए 1, यूपीए 2 कह सकते हैं, यानी शतरंग। 2004 में कांग्रेस को मिलाकर यूपीए 1 बना, 2009 में कांग्रेस को मिलाकर यूपीए 2 बना, 2014 में एनडीए की सरकार बनी। इसी तरह से 2019 में हम देख सकते हैं कि भाजपा को पूर्ण बहुमत है, इसलिए अन्य दलों की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह अन्य दलों को मिलाकर अपना सरकार बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दल कार्य करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है, यानी कि कैसे इनको मान्यता दी जाती है, कैसे इनको क्या शर्तें होती हैं राज्य स्तरीय दल के रूप में, कौन सी शर्तें होती हैं राष्ट्रीय स्तर के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। राष्ट्रीय पार्टी, जब किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता लेनी होती है तो उसको कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, पहला कंडीशन है यदि या तो वह लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त किया हो, 6% मत मिला, 6% मत मिला हो, उसको 6% मत मिलना चाहिए। या वह लोकसभा में
लोकसभा में 4 सीट प्राप्त किया हो। कोई भी दल यदि लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है तो उसको राष्ट्रीय दल के लिए मान्यता मिल जाती है। या कोई भी दल यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में से 6% मत अगर प्राप्त करता है तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। दूसरी शर्त है यदि कोई पार्टी, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि कोई पार्टी 3 राज्यों से कम 3 राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता हो तब उसको राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। या नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वह 4 राज्यों में वह क्षेत्रीय दल के रूप में या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली। तो इन आधारों पर, इन तीन आधारों पर, ये 3 आधार है। इन 3 आधारों पर किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल सकती है। अब राज्य स्तरीय के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, यानी कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त होती है वह 6% राज्यों में, राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त किया हो, 6% मत प्राप्त किया हो। या लोकसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त किया हो, लोकसभा चुनाव में वो 6% मत प्राप्त किया हो, 6% मत या कम से कम 1 सीट जीत लिया हो, तो उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। या विधानसभा चुनाव में या वह विधानसभा चुनाव में 3% सीटें प्राप्त करता हो, 3% सीटें प्राप्त करता हो तो उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। 3% सीटें, या कंडीशन निर्धारित की गई है, या 3 सीटें, या तो वह 3% सीट प्राप्त करे या 3 सीट प्राप्त करे तो उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तीसरा यह है कि यह 2011 में जोड़ा गया कि वह पार्टी लोकसभा चुनाव में या राज्यसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त करता है। वह लोकसभा चुनाव में या राज्यसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। और यह सबका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आज मैंने आपको इस वीडियो में राजनीतिक दलों के कार्य और इसके विभिन्न प्रकारों से अवगत कराया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि किसी भी दल को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे मिलती है, इसको भी मैंने बताया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मेरा अगला टॉपिक होगा लोकतंत्रीकरण का प्रभाव पंचायती राज व्यवस्था के विशेष संदर्भ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।